अध्याय 5। $15 से $2.5 लाख। मैंने सोमवार को ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के ऑफिस में रिपोर्ट की। अपने डेवलपर्स की छोटी टीम से मेरा परिचय कराने के बाद जो ने मेरा पहला काम सौंपते हुए मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने को कहा। एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? मुझे थोड़ा अचरज हुआ क्योंकि मैंने यह सोचा था कि मैं उनके फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पर काम करने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे अपने संभावित तथा वर्तमान ग्राहकों की सूची के प्रबंधन के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है। वे मुझे एक कंप्यूटर तक ले गए। हमने इस मशीन पर वीबी लोड कर रखा है। वीबी? हाँ, क्या तुम विजुअल बेसिक नहीं जानते? मैंने अपने इंटरव्यू में यह साफ कर दिया था कि मैं केवल C++ जानता हूँ। मैं जानता तो नहीं पर सीख सकता हूँ। मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाए किंकरत विमूढ़ बैठा रहा। मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से भी जुड़ा न था, जिसका यह मतलब था कि मैं वेब से अपनी सहायता के लिए किसी संदर्भ सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मुझे यह मालूम था कि यदि मैं इसे कोड नहीं कर पाया तो 2 सप्ताहों से पहले नहीं तो उसके अंत में मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके विपरीत AWP में अपना आसान सा काम अनायास ही मुझे याद आता रहा, किंतु अब तो मैं यहाँ आ चुका था और मुझे जल्द ही कोई समाधान ढूंढ निकालना था। इस बीच मेरे पैसे घटकर $600 पर पहुँच चुके थे। लंच के समय मैं बाहर गया और विजुअल बेसिक पर एक पुस्तक खरीदी। 4 दिनों बाद मैंने उन्हें अपने कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का पूर्ण संस्करण दिखाया। यह तो अच्छा है दोस्त, जो ने कहा। फिर कैसे तुमने यह कहा कि तुम वीवी नहीं जानते? मैं सचमुच इसे नहीं जानता था और तुमने इसे पूरे सॉफ्टवेयर को 4 दिनों में बना डाला। जाहिर है, मैंने सुन रखा था कि भारतीय अच्छे प्रोग्रामर हुआ करते हैं। 4 दिन? आश्चर्य की बात है। धन्यवाद जो। मुझे इसमें अब भी कई सुधार करने हैं। यह तो पहला ही संस्करण है। आगे बढ़ो दोस्त। उन्होंने ग्रेग की ओर देखा, अपनी 4 उंगलियां उठाई और कहा, 4 दिन। अगले गुरुवार को उन्होंने मेरा कार्यानुभव 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया। तीसरे सप्ताह तक जो और ग्रेग को मुझ पर इतना विश्वास हो चला था कि उन्होंने मुझे अपने मुख्य प्रोडक्ट रिंगर की जिम्मेदारी सौंप दी। रिंगर एक अत्यंत जटिल तथा उन्नत किस्म का सॉफ्टवेयर था जो बॉन्ड्स, फॉरेक्स तथा ऑप्शंस के व्यवसायियों को बाजार की गति के आधार पर खरीद बिक्री करने की सुविधा प्रदान करता था। डेवलपर्स की एक छोटी सी टीम के साथ मेरा काम सॉफ्टवेयर का रख रखाव करना था। वहाँ मेरे महीने की समाप्ति के साथ ही उन्होंने मुझे $15 प्रति घंटे की दर से मेरे छात्र वीज़ा के प्रावधानों के अनुसार सप्ताह में 20 घंटों के लिए एक स्थायी असंकालिक नौकरी की पेशकश की। मैं अपने वीज़ा का उल्लंघन किए बगैर 20 घंटे से ज़्यादा काम करना चाहता था। मैंने जोई तथा ग्रेग से संपर्क किया। मुझे अपने 20 घंटों के लिए ही भुगतान चाहिए, पर वस्तुतः मैं ज़्यादा सीखना चाहूँगा। इसलिए क्या मैं यहाँ प्रति सप्ताह 40 घंटे अथवा उससे भी ज़्यादा काम कर सकता हूँ? अभी मेरे घर पर मेरा अपना कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, हम लोग तुम्हें अपने ऑफिस की चाबी दे देंगे ताकि तुम चाहो तो देर से भी ऑफिस छोड़ सकते हो। मुझे और कठिन परिश्रम करना था, ज़्यादा तेज़ी से सीखना था और अधिक कमाना था, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था जिससे मैं एक दिन विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने का अपना सपना पूरा कर सकता था। मैं जानता था कि यह मेरे लिए एक दिवा स्वप्न जैसा था, क्योंकि यह मेरी क्षमता के बाहर की बात थी। मेरी वर्तमान चिंता तो मेरे कॉलेज की फ़ीस थी, जिसकी अगली किस्त $5000 मुझे 7 महीने बाद देनी थी, और अब तक इसका कोई अता पता न था कि किस तरह मैं इतनी राशि की बचत करने जा रहा हूँ। मैं अभी ही उतनी कड़ी मेहनत कर रहा था जितनी मेरे लिए उचित कही जा सकती थी। सामान्यतः मेरे दिन की शुरुआत 5 बजे प्रातः हो जाती, ताकि मैं हर किसी के उठने से पहले स्नान कर लूं। इसे बाद के लिए टालने पर बाकी लोगों को बाधा पहुंचती, क्योंकि अरुण भैया के घर में केवल एक ही बाथरूम था। जब एक बार मैं तैयार हो जाता तो ब्रेड की 2 स्लाइसों के साथ 1 कप चाय लेता और अपना लंच पैक कर लेता।
सामान्यतः इसमें वही चीज़ें होती जिन्हें मैं पिछले दिन रात के भोजन से ही बचा ली होती, अथवा यह ब्रेड की 4 और स्लाइसों के साथ जैम होता। प्रायः मैं 6 बजे घर से निकल जाता और पैदल चलकर 2 किलोमीटर की दूरी स्टेशन पर पहुंचता। यह एक पहाड़ी इलाका था और मुझे यह दूरी तय करने में अपनी तेज चाल से भी पूरे 18 मिनट लग जाते। कभी कभी जब अंजू भाभी को थोड़ा जल्दी निकलना होता अथवा मैं देर से निकल रहा होता तो वे मुझे स्टेशन तक छोड़ देती। ट्रेन से शहर पहुंचने में 45 मिनट लगते और फिर 15 मिनट पैदल चलने के बाद मैं टीटीए ऑफिस पहुंचता। 7:30 में मैं काम शुरू कर देता और 5 बजे के बाद तक कोड करने का कार्य करता रहता। अपने ऑफिस से मुझे अपने कॉलेज पहुंचने में ट्रेन से 20 मिनट लगते, जहां मैं 9 बजे तक पढ़ता। जब तक मैं घर पहुंचता रात के 11 बज चुके होते। घर में चुपचाप प्रवेश करने के बाद, क्योंकि तब तक प्रत्येक व्यक्ति सो चुका होता, मैं तरोताज़ा होता और कपड़े बदलता। कभी कभी स्नान करने की इच्छा होती, किंतु मैं इसे दबा लिया करता था क्योंकि इसकी आवाज़ सभी व्यक्तियों को जगा सकती थी। कभी कभी तो मैं रात में शौचालय का इस्तेमाल भी टाल जाता क्योंकि फ्लश करने की आवाज़ काफ़ी शोर मचाती थी। भाभी मेरे लिए रात का खाना रख दिया करती थी। प्रायः मैं भोजन के प्लेट को माइक्रोवेव में रखकर गर्म कर लेता था। कई बार तो मैं ठंडा खाना ही खा लेता क्योंकि रात में माइक्रोवेव को ऑन करने से भी शोर होता था। भाभी और भैया की दिनचर्या अत्यंत व्यस्त रहती थी और उसके बाद उनकी छोटी बच्चियां भी थीं, इसलिए मैं किसी भी तरह उनकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता था। मैं उनकी भलमनसाहत का बदला अपने किसी अविवेकी कदम से चुकाना नहीं चाहता था। कभी जब मैं जल्दी घर पहुंचता तो पाता कि वे दोनों टीवी पर लॉ एंड ऑर्डर देख रहे होते थे और तब भाभी स्वयं मुझे खाना गर्म कर दिया करती। जब तक मैं रात का खाना खत्म करता प्रायः आधी रात हो चुकी होती। तब मैं अपना सोफा बेड तैयार करता और 2 घंटे पढ़ने के बाद सो जाता। कभी कभी मेरे पढ़ते वक्त भैया मेरे रूम में आ जाते और एक बड़े भाई के प्यार भरे स्वर में मुझे थोड़ी नींद ले लेने को कहते। इसमें भी कोई शक नहीं था कि दोनों मुझसे गहराई से प्यार करते थे। उन्होंने मुझसे कोई भी किराया नहीं लिया और ना ही मुझे किराना सामग्रियों अथवा पानी, बिजली, फ़ोन इत्यादि के शुल्क देने दिए। मैं हमेशा सप्ताहांत के उनके भ्रमण कार्यक्रम का हिस्सा हुआ करता था और उन्होंने कभी मेरे व्यक्तित्व क्षेत्र में दखल नहीं दिया। भैया हमेशा मुझे उत्साहित करते रहे और भाभी मुझे सहारा देती रहीं। मैं पिछले 5 महीनों से भैया भाभी के घर में रह रहा था। अब चूंकि मैं पैसे कमा रहा था, इसलिए अपने आवास की व्यवस्था करने का समय हो गया था। मैं कहीं भी केवल साझे आधार की ही जगह ले सकता था, क्योंकि अभी मेरी आय इतनी अधिक न थी कि मैं कोई स्वतंत्र जगह ले पाता। दिसंबर के पहले सप्ताह में मैंने स्थानीय अखबारों में एक विज्ञापन देखा, जिसके द्वारा मेरे कॉलेज के निकट ही रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने फ्लैट के लिए एक साझेदार की तलाश की थी। यह क्रोएशियन मूल का एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति था और जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने अपना नाम एंथोनी बताया। उसने बताया कि मुझे $100 प्रति सप्ताह के साथ अनुपयोगी चीज़ों के शुल्क वास्तविक आधार पर देने होंगे। मैंने इसे स्वीकार करने में एक पल की भी देर न की। अब जब मैं अपने कॉलेज से बस कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर रहने लगा तो जीवन मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। यहाँ से मुझे केवल अपने कार्यस्थल जाने में 20 मिनटों की ट्रेन यात्रा करनी थी और इस तरह आने जाने में रोजाना 2 घंटों की बचत हुई। इससे मुझे पढ़ने के अलावा कभी कभी आराम करने और सपने देखने के लिए ज़्यादा समय मिलने लगा। चूँकि इसमें मेरे लिए एक अलग कमरा था, इसलिए मैं ध्यान का कार्यक्रम भी फिर से शुरू कर सका। एंथोनी और मैं ज़्यादा बातें नहीं करते। निर्माण उद्योग में काम करने की वजह से वह सुबह सुबह निकल जाता और दोपहर के मध्य में वापस लौटता। मैं निर्माण उद्योग के विषय में कुछ नहीं जानता था और वह कंप्यूटरों के बारे में बिल्कुल अनजान था। मैं एक श्रद्धावान हिंदू था और वह एक भावुक ईसाई। मैं क्रोएशियाई संस्कृति से अपरिचित था और ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति के विषय में बहुत
थोड़ी जानकारी रखता था, जबकि एंथोनी भारत के बारे में एकदम अनजान था। किंतु हम दोनों में एक चीज़ मिलती जुलती थी, और वह यह कि हम दोनों ही चुप रहने वाले थे। यह हमारे मानवीय बंधन मजबूत करने को पर्याप्त था, क्योंकि अपनी चुप्पी से हमने एक दूसरे को स्वीकार किया और एक दूसरे के व्यक्तिगत अवकाश के लिए सम्मान की भावना रखी। तब अचानक हम अच्छे दोस्त बन गए जब मैंने उसे एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीदने में मदद की। इस फ्लैट में मेरे आने के 2 महीने बाद एक अल्साय से सप्ताहांत में उसने एल्विस प्रेस्ली नामक व्यक्ति के बारे में मुझसे बातें आरंभ की। शायद वह कोई रॉकस्टार था, किंतु मुझे उसके विषय में कोई जानकारी न थी। क्या तुमने अब कभी एल्विस के विषय में नहीं सुना? अपना प्रश्न समाप्त करने के बाद उसने अपना मुंह बंद नहीं किया। नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। नहीं दोस्त, तुम इस पृथ्वी पर ऐसे पहले व्यक्ति होगे जिसने एल्विस के बारे में नहीं सुना है। हो सकता है। वह अपना सिर पीछे कर ठहाके लगाने लगा। उसी दिन बाद में भारत में अपने बड़े भाई से मेरी बात हुई और मैंने उन्हें इस छोटी सी घटना के बारे में बताया। उससे पूछो कि क्या उसने लता मंगेशकर के विषय में सुना है। उन्होंने कहा, उसे बताओ कि उनके पास सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कराने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड है, 26,000 से ऊपर। हम दोनों फ़ोन पर खूब हंसे। चाहे जो भी मुद्दा हो, मुझे मेरे भैया राजन का बिना शर्त समर्थन हासिल रहता। ऑस्ट्रेलिया में बने रहने के लिए मुझे ठहाकों और आराम से बढ़कर पैसों की ज़रूरत थी। अपने काम से मैं टैक्स काट कर $254 प्रति सप्ताह कमा रहा था। फ्लैट का किराया, अनुपयोगी चीज़ों के शुल्क, ट्रेन पास और किराना दुकान के खर्चे चुकाने के बाद मेरे पास लगभग $50 प्रति सप्ताह की बचत होती। फिर भी सप्ताह में एक बार शुक्रवार को मैं अपनी दावत का आनंद उठाता। सुबह मैं एक कैपेचिनो खरीदता, जो मेरा पसंदीदा पेय था। दोपहर में संतरे का रस पीता और शाम में हंग्री जैक्स नामक एक फास्ट फूड चैन में शाकाहारी भोजन करता, जिसमें शाकाहारी बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और एक सॉफ्ट ड्रिंक शामिल होता। मेरी दावत में 3 लोग हुआ करते, मैं और स्वयं मैं। कभी 4 नहीं, ना 4 ना 2। दूसरे दोस्तों, लड़कियों और सामाजिकता के लिए ना तो वक्त था और ना ही कोई विचार। हर सप्ताह में एक नई पुस्तक भी खरीदता। मैंने यह महसूस कर लिया था कि यदि मैं प्रति सप्ताह $50 भी बचा सकूं, तो इससे मैं अपने कॉलेज की फीस नहीं चुका पाऊंगा। इसलिए पुस्तकों में निवेश कर अपनी जानकारी का आधार बढ़ाना मुझे अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने से अधिक अच्छा विकल्प महसूस हुआ। हालांकि मैंने इसके विषय में उससे कभी बातें न की, किंतु ग्रेग की सहज बुद्धि को उन चिंताओं और चुनौतियों की भनक लग गई थी। मैं जिनसे मुखातिब था, उन्होंने एक बार अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ लंच लेने के लिए मुझे अपने घर आमंत्रित किया। उनकी पत्नी लिंडा एक स्नेह भरी महिला थी और उन्होंने मेरे लिए दाल बनाने की तकलीफ उठाई, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं शाकाहारी हूँ। ग्रेग ने मेरे प्रति भलमानस मनसाहत दिखाते हुए यह सलाह दी कि मैं किराया बचाने की खातिर उनके घर में रह जाऊं। उनकी इस उदारता ने मुझे छू लिया। निःशुल्क आवास से मुझे बचत करने में वस्तुतः काफ़ी मदद मिलती, किंतु मैं हमेशा से एक निजी व्यक्ति रहा हूँ और अपने शांत अपार्टमेंट में मुझे अपनी निजता अत्यंत प्रिय थी। इसके अलावा कहीं निःशुल्क रहना वैसे भी कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। मेरे लिए ज़्यादा पैसे कमाना अधिक ज़रूरी था। मैंने लगातार ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ते हुए और नई तकनीकें सीखते हुए अपनी कुशलता बढ़ाना जारी रखा। दिन रात सॉफ्टवेयर कोडिंग में बिता दिए। जब मैं कोडिंग अथवा अध्ययन नहीं कर रहा होता तो ध्यान करता। आप मुझे आधी रात में भी उठाकर मुझसे प्रोग्रामिंग करने की एक भाषा की विशेषताएं पूछ सकते थे और मैंने आपको उसका सही उत्तर दिया होता। यदि आप मुझे एक त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर देते तो मैंने इसे केवल देखकर बगैर इसे चलाए ही आपको उसकी त्रुटि बता देता। यह बहुत कुछ प्रोग्रामिंग की अंतर्दृष्टि विकसित कर लेनी जैसे बात थी। मैं एक ट्यूटर रखने की लागत नहीं उठा सकता था,
प्रोग्रामिंग में मेरा कोई भी मार्गदर्शक नहीं था और मेरे कॉलेज के प्राध्यापक मेरी आवश्यकता के स्तर से बहुत बुनियादी स्तर पर थे। सच तो यह है कि मुझे अपनी प्रोग्रामिंग में मदद के लिए ईश्वर की सहायता की ज़रूरत थी, पर वह तो एक विडंबनापूर्ण संसार की अराजकता संभालने में व्यस्त था। इसलिए मुझे अपनी स्वयं की कुशलता तथा पुस्तकों पर ही निर्भर रहना था और ज़्यादा योग्यता हासिल करने की अपनी कोशिश के क्रम में मैंने सिस्टम्स इंजीनियरिंग में माइक्रोसॉफ्ट का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया और इसके लिए ज़रूरी अध्ययन करने हेतु पुस्तकों का एक सेट खरीदा। मैन पावर नामक एक रिक्रूटमेंट कंपनी उम्मीदवारों को इसकी अनुमति देती थी कि वे उसके परिसर में जाकर ऑनलाइन टेस्ट दे सकें। जिस दिन मैं वहां गया, दो कमाल के व्यक्तियों से मेरी मुलाकात हुई, जो थे किएरन हॉथॉर्न और डेविड सू। किएरन ऑस्ट्रेलियाई थे जबकि डेविड चीनी मूल के थे, मगर उनका जन्म तथा पालन पोषण ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। जब हमने कुछ देर तक बातें की तो किएरन ने यह कहकर मुझे चौंका दिया कि वे अपने ग्राहकों के साथ संभावित काम के अवसरों के लिए मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हम वहाँ के कई मीटिंग कमरों में से एक में बातें करने बैठ गए। तुम और कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जानते हो? उन्होंने पूछा। उनके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय मैंने उनसे कहा, किएरन, आप जल्द ही मैनपावर छोड़कर खुद की एक कंपनी शुरू करेंगे। क्या कहा? हाँ, और मैं वह पहला उम्मीदवार होऊंगा जिसे आप अपने किसी ग्राहक के यहाँ काम दिलाएंगे। उन्होंने तेजी से दरवाज़ा बंद किया और धीमी आवाज़ में फुसफुसाए, तुम कैसे जानते हो? क्या तुम किसी की सोच को पढ़ने की योग्यता रखते हो? मैंने पिछले ही सप्ताह इसे छोड़ने के बारे में सोचना शुरू किया। जब मेरी अंतर्दृष्टि बोलती है तो मैं उसे सुनता हूँ। मैं अपने अंतर की आवाज़ सुनता हूँ, किएरन, और इसने मुझे वही बताया जिसे मैंने तुम्हें अभी अभी कहा। क्या मैं अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करूँगा? हाँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। 4 सप्ताह बाद किएरन ने मुझे अपने रिक्रूटमेंट फर्म से फ़ोन किया। उन्होंने कहा, प्योर कॉमर्स ऑस्ट्रेलियाई टेक्नोलॉजी पार्क में स्थित एक नई फर्म है। उन्हें एक वेब प्रोग्रामर की आवश्यकता है। इसका सीईओ 26 वर्षीय डेनियल लावेकी नामक व्यक्ति था। किएरन ने उससे मेरा संपर्क करा दिया। डेनियल ने 2 सप्ताहों में मेरा 3 बार इंटरव्यू लिया और उनमें से हर एक में मुझे गहराई से कुरेदा। हमारी एक बार की बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछ लिया कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। मुझे सीधा जवाब दिए बगैर उन्होंने बताया कि उसमें बहुत सारे हितभागी, स्टेक होल्डर्स और ठेकेदार थे। इंटरव्यू संपन्न होने के बाद उन्होंने मुझे यह बताया कि जल्दी ही कोई मुझसे संपर्क करेगा। यह एक गुरुवार था और जब मेरे फ़ोन की घंटी बजी तो मैं टीटीए में काम कर रहा था। बधाई, तुम्हें यह काम मिल गया, किएरन ने कहा। मेरा दिल धड़क उठा। मुझे कितना? $40,000 का पैकेज। अब जाकर गाड़ी पटरी पर आई। लगता है विश्वविद्यालय की पढ़ाई संभव हो सकेगी। काम करना कब से शुरू करूं? डेनियल यह चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम काम शुरू कर दो। सोमवार से? किंतु मुझे यहाँ 2 सप्ताहों की नोटिस देनी होगी। मेरी तो पक्की सलाह होगी कि सोमवार को शुरू कर दो, क्योंकि हमें इस अवसर को हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हारे वीज़ा की स्थिति के बारे में भी बात की है और डेनियल ने बताया है कि वह अनुबंध को उसी के अनुसार तैयार करा लेगा। मुझे इसमें संदेह है कि हमें ऐसा अवसर फिर दोबारा मिल सकेगा। यह सच था। मैं यह अवसर चूकना नहीं चाहता था। प्योर कॉमर्स को पेमेंट गेटवे सिस्टम्स तैयार करने में विशेषज्ञता हासिल थी और यह ऑस्ट्रेलिया की पहली कंपनी थी जो कई मुद्राओं में भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न किया करती थी। इस कॉल के तुरंत बाद मैंने ग्रेग और जो को यह खबर सुनाई और उनसे कहा कि मैं उनकी कंपनी को छोड़ रहा हूँ। ग्रेग मुझे मीटिंग के कमरे में ले गया और उसने दरवाजे को सामान्य से कुछ अधिक जोर से बंद किया। अब मुझे बताओ। उसके चेहरे का भाव सामान्य था। क्या बात है? मैं टीटीए छोड़ना चाहता हूँ, किंतु मैंने तुम्हें अपने घर में निःशुल्क रहने का ऑफर भी दिया था। मैं जानता हूँ ग्रेग, मुझे अफसोस है, परंतु मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत है। थोड़ी और बातचीत के पश्चात
जिसमें उन्होंने मुझे यहीं रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, हम एकाएक नोटिस की अवधि के मुद्दे पर आ गए। चलो ठीक है, थोड़ा सोचो और हमें सोमवार को अपने निर्णय से अवगत कराओ। दरअसल मैं सोमवार को काम पर नहीं आऊँगा। क्या? तुम्हें 2 सप्ताहों की नोटिस भी तो देनी है। मुझे अफसोस है ग्रेग, मैं वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नया नियोक्ता यह चाहता है कि सोमवार से अपना काम आरंभ कर दूं। आप चिंता ना करें, मैंने यहाँ अपना कोड पूरी तरह लिख लिया है। यह तो पागलपन होगा। अब उनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। मैंने महसूस किया कि वे दुखी होने से अधिक क्रोधित थे। मुझे खेद है, थोड़ा अच्छी तरह विचार करो दोस्त। जब हमने मीटिंग समाप्त की तो ग्रेग ने रुखाई से कहा, यह अप्रैल 1999 था और मैंने टीटीए में 6 महीने से ज़्यादा काम कर लिया था। मैं उस दोपहर वहाँ से निकल गया और फिर उसके बाद सोमवार को वहाँ काम करने नहीं गया। एक अनुभवहीन व्यक्ति होने की वजह से मैंने ग्रेग और जोस से अपने संबंधों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इससे भी बुरी बात यह थी कि कहीं भी अपना काम छोड़ने का यह कोई तरीका नहीं था, पर मैं नौकरी का यह नया अवसर गंवाने को भी तैयार न था। मेरी पढ़ाई के लिए पैसे ज़्यादा ज़रूरी थे, फिर भी इतने गैर पेशेवर और अकृतज्ञ तरीके से उन्हें छोड़ना एक भूल थी, एक नैतिक भूल। पेशागत रूप से मैंने अपने समुचित हिस्से से अधिक काम कर दिया था, क्योंकि मुझे केवल 20 घंटे की मेहनत के पैसे दिए जा रहे थे, जबकि मैं उसके दुगने घंटे काम कर रहा था। किंतु व्यक्तिगत रूप से मैं ग्रेग की भलमनसाहत का बदला चुकाने में पूरी तरह विफल रहा। मुझे ग्रेग और जो से माफ़ी मांगनी थी, जो मैं कभी नहीं कर सका। मैंने प्योर कॉमर्स में अपना काम काफ़ी उत्साह से आरंभ किया। मेरे अलावा वहाँ केवल एक ही और व्यक्ति था और वह खुद डेनियल था। मैंने अन्य कर्मियों के बारे में पता किया, परंतु और कोई था ही नहीं। मैं उनका पहला और अकेला कर्मी था और वहाँ मेरे रहने के अंतिम दिन तक यही स्थिति बनी रही। मैं इससे परेशान नहीं था। मुझे एक अच्छा वेतन दिया जा रहा था और यह काम रुचिकर था। मेरी मेज पर मेरा एक व्यक्तिगत फ़ोन था और मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट भी लगा था। जबकि मैं प्योर कॉमर्स में काम कर रहा था, तो मैंने अपने 2 साल के डिप्लोमा को तेज गति से 1 वर्ष में ही समाप्त कर देने का भी उपाय कर लिया। किंतु यह डिप्लोमा केवल मील का एक पत्थर था। यह मेरा लक्ष्य नहीं था। मैंने जिस पाठ्यक्रम के लिए इतना संघर्ष किया था, उसे समाप्त करने के बाद यह महसूस किया कि पिछले 1 साल में मैं ज़्यादा कुछ नहीं सीख सका। इसके बजाय मेरे कार्य अनुभव ने मुझे कहीं अधिक ज्ञान दिया। यदि मुझे इसकी आज़ादी होती तो मैं इस पाठ्यक्रम से बाहर निकल गया होता, मगर इसकी कोई संभावना न थी, क्योंकि यह मेरे छात्र वीज़ा का उल्लंघन माना जाता, जिसके लिए मुझे एक ऑस्ट्रेलिया से निकाला भी जा सकता था। मेरा दिल तो विश्वविद्यालय की शिक्षा पर जमा हुआ था और मैं एक समुचित डिग्री, कम से कम एक स्नातक डिग्री हासिल करने का इच्छुक था। किंतु इसके साथ ही इस डिग्री के लिए और 3 साल देने को भी मैं तैयार न था। मैं जितनी जल्दी संभव हो सके प्राप्त कर इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहता था, ताकि मैं अपने करियर पर एकाग्र हो सकूं। इस बीच मेरे डिप्लोमा के साथ एक छोटी सी समस्या थी। मुझे अच्छे अंक मिले थे और मैं डिप्लोमा हासिल करने के योग्य था, पर मुझे यह पता चला कि यदि मैं अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता था तो मुझे दूसरे साल की भी पूरी फीस देनी होगी। हालांकि यह अनुचित नहीं था, पर मेरे पास इसके लिए $5000 की राशि नहीं थी। मैंने आशा न छोड़ी और अपना ट्रांसक्रिप्ट लेकर वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के कोर्स कोऑर्डिनेटर से मिलने गया। उन्होंने मेरे आवेदन को देखा, मेरे ट्रांसक्रिप्ट और बायोडाटा पर गौर किया और मेरे सॉफ्टवेयर कोडिंग के नमूने का प्रिंट देखा। सभी मेरे आवेदन के साथ सफाई से नत्थी थे। तुम UWS में क्यों पढ़ना चाहते हो? उन्होंने पूछा। क्योंकि यह यहाँ के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में से एक है और यहाँ बस उसी पाठ्यक्रम की पढ़ाई होती है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। पर तुम तो इस उद्योग में अभी ही काम कर रहे हो। हाँ मिस्टर होसी, किंतु मैं सॉफ्टवेयर मॉडलिंग तथा बिजनेस सिस्टम्स के विषय में और अधिक जानना चाहता हूँ। उन्होंने लगभग 15 मिनट तक मेरा इंटरव्यू लिया और अंततः मेरे आवेदन पर लिखा प्रथम वर्ष के मूल विषयों से विमुक्त।
मैंने तुम्हें अधिकतम संभव छूट दे दी। UWS में तुम्हारा स्वागत है, उन्होंने कहा। मिस्टर होजी ने ट्यूशन फीस किस्तों में देने के मेरे अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया। आखिरकार बिजनेस कॉलेज में मेरी कोशिशें बेकार नहीं गईं। न केवल मैंने अपने 3 वर्षीय डिग्री का 1 वर्ष बचा लिया, बल्कि केवल ट्यूशन फीस के भी $14,000 भी बचा लिए। मैंने एंथोनी का फ्लैट छोड़कर पैरामेटा नामक उपनगरीय इलाके में अपना एक अलग फ्लैट ले लिया, क्योंकि यह विश्वविद्यालय से निकट था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे जीवन समस्या रहित हो गया हो। सभी चीज़ें सही हो गईं। अपनी रोजाना ट्रेन यात्रा के दौरान मैंने प्रकाशन के लिए आलेख लिखने शुरू कर दिए, ताकि मैं अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकूं। आलेख ज़्यादातर तकनीकी जर्नल तथा पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ थे, जो अमेरिका से निकलती थी। हर आलेख के लिए मुझे $500 मिला करते, किंतु 2 महीने बाद मैंने समय की कमी से ये आलेख लिखने बंद कर दिए। आपको कोई विचार सोचना था, आलेख लिखना था और कंप्यूटर कोड के नमूने देने थे। इसमें से कुछ भी कठिन न था, पर इनमें समय लगता था, जो मेरे पास अधिक न था। इसके बदले ट्रेन यात्रा के इस वक्त का इस्तेमाल विश्वविद्यालय के अपने असाइनमेंट पूरे करने में लगाने लगा। उधर प्योर कॉमर्स में मेरे काम और मेरे द्वारा विकसित एप्लीकेशनों से आती आय से खुश होकर डेनियल ने मेरे लिए 4 महीनों में $30,000 की बढ़ोतरी की। हालांकि मेरे लिए यह बहुत उत्साहजनक थी, मगर मैं अब इस कंपनी में बने रहने के लिए उत्साहित न था, जिसके 2 प्राथमिक कारण थे। पहला, यहाँ अकेला कर्मी होने की वजह से टीम के साथियों से सलाह मशविरे जैसी कोई चीज़ न थी। कोई भी किसी विचार पर अपनी राय देने वाला नहीं था। इससे मेरी प्रतियोगिता की भावना को हानि पहुँच रही थी, क्योंकि मुझसे स्पर्धा करने वाला कोई न था। दूसरा, मैंने यहाँ मूल सॉफ्टवेयर का निर्माण कर लिया था। यह एक ऐसे आम की तरह था जिसे मैंने पूरी तरह चूस लिया था, और अब उसमें जरा भी रस नहीं बचा था। सिस्टम्स का रख रखाव मेरे लिए कोई चुनौती जैसी चीज़ न था। मैं निर्माण करना चाहता था, क्योंकि निर्माण ही असल काम था। सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले द्वारा उसके रख रखाव के काम को देखना कुछ वैसा ही है जैसा एक विश्व स्तरीय इमारत खड़ी करने के बाद उसके वास्तुविद द्वारा उसी इमारत में चपरासी की भूमिका में आ जाना। अब इसके बाद क्या? मैं इससे ज़्यादा बड़े और कहीं अधिक जटिल सिस्टम पर काम करने, इससे गहरी तथा बड़ी समस्याएं सुलझाने को बेकरार था। मुझे कोडिंग में आनंद आता, क्योंकि यह मुझे ध्यान की ही तरह पूरी तन्मयता की अनुभूति कराता। जब मैं प्योर कॉमर्स छोड़ने की सोच रहा था, मैन पावर से डेविड सू ने मुझे फ़ोन किया। यह कुछ उसी तरह था मानो ब्रह्मांड मेरी बात सुन रहा था, और उसने कहा, एव मस्तु। हमने काफ़ी पीते हुए बातें की। उसने कहा, तुम्हारी तरह के व्यक्ति को किसी बड़े कॉरपोरेशन के लिए काम करना चाहिए। पर मुझे कौन रखेगा? मैंने पूछा। तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैं डेविड से खुलकर अपने वीज़ा पर काम करने के प्रतिबंध की जानकारी दी। चाहे मैं कितना भी कुशल क्यों न हूँ, कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी यह जोखिम नहीं लेगी। किंतु डेविड के विचार कुछ दूसरे ही थे। उन्होंने एक बड़ी कंपनी के साथ एक अवसर के विषय में बताया, जो मेरे लिए कुछ विशेष करने को तैयार थी। पर वीज़ा के मामले का क्या किया जाएगा? उसे मुझ पर छोड़ दो। एक दूसरी समस्या भी है डेविड। उसकी प्रतिक्रिया के लिए रुकने के पहले ही मैंने उसे बताया कि विश्वविद्यालय के अगले सत्र में 2 ऐसे विषय थे जिनकी पढ़ाई सप्ताह के किसी विशेष दिन ही होती थी। इसका मतलब होगा कि मुझे हर सप्ताह 1 दिन की छुट्टी लेनी होगी। चिंता मत करो, हम लोग इसे सुलझा लेंगे। क्या सचमुच? हाँ, उसने कहा। बस इंटरव्यू के समय इनमें से कोई भी समस्या क्लाइंट को मत बताओ, इन्हें मैं सुलझाऊंगा। 3 दिनों बाद मुझे न्यूज़ इंटरैक्टिव के साथ एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो एक बड़े मीडिया घराने न्यूज़ कॉरपोरेशन का एक प्रभाग था। इंटरव्यू की एक पूरी श्रृंखला के बाद डेविड ने कड़ी सौदेबाजी की। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर है अमित, उसने फ़ोन पर कहा। बोलते जाओ। मैं अत्यंत उत्साहित था। नहीं, हम लोग आज काम के बाद डिनर पर मिले। काम के बाद मैं सीधा डार्लिंग हार्बर गया, जहाँ एक शानदार भारतीय रेस्तरां जाफरान
में हम अपने पसंदीदा मेज पर बैठे। अनुमान लगाओ क्या होगा, डेविड ने अपने आदतन अंदाज में पूछा। हमने वह पैकेज हासिल कर लिया है जिसे हमने लक्ष्य किया था, साथ में न्यूज कॉरपोरेशन से वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी। इसके अतिरिक्त वे तुम्हें डिग्री की अपनी पढ़ाई पूरी करने तक प्रति सप्ताह 1 दिन की छुट्टी भी देंगे और विश्वविद्यालय के तुम्हारे खर्चे भी उठाएंगे। मैं भावुक हो उठा और मेरी आंखें भीग गईं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अमित, डेविड ने आगे कहा। यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी तकनीकी योग्यता विलक्षण है। मैं अपनी उपलब्धियों पर बगैर संतुष्ट हुए बेहतर से भी बेहतर करते जाना चाहता था। मैं डेविड को अपनी निष्ठा का वचन देना चाहता था और उन्हें तथा अपने नियोक्ता को गर्व की अनुभूति कराना चाहता था कि उन्होंने मुझे चयन कर सही निर्णय लिया। किंतु मैं न्यूज कॉर्प से यह स्पॉन्सरशिप नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इसके साथ यह शर्त बंधी थी कि मैं उनके लिए कम से कम 4 वर्षों तक काम करूंगा। मैंने कभी भी बंधना पसंद नहीं किया। मैंने डेविड को इस बाबत बताया और उन्होंने कहा कि वे अनुबंध में उचित संशोधन करा लेंगे। जब तक तुम इस व्यवसाय में हो डेविड, और जब तक मैं इस उद्योग में हूँ, मैंने कहा, मैं तुमको यह वचन देता हूँ कि तुम मेरे एकमात्र एजेंट रहोगे। मैंने अपना स्पार्कलिंग पानी पिया और उन्होंने अपना बियर मग उठाया। चीयर्स दोस्त। न्यूज कॉर्प में आने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे एक तकनीकी नेतृत्वकर्ता मनोनीत कर दिया। मुझे सॉफ्टवेयर विकसित करने वालों की एक पूरी टीम का नेतृत्व करना था। यहाँ हर चीज़ बड़ी थी, प्रोजेक्ट्स, टीम, जिम्मेदारियाँ और चुनौतियाँ, और साथ ही पुरस्कार भी। हमारा ऑफिस ही इतना शानदार था कि अब तक मेरे अनुभव में वैसा कुछ नहीं आया था। यह पिरमोंट नामक एक स्थल में स्थित था, एक जल स्रोत के सामने का भूखंड था जिसमें फर्श से अर्श तक शीशे की खिड़कियां लगी थीं। यहाँ निःशुल्क कॉफ़ी मिलती थी तथा बिलियर्ड्स का टेबल भी लगा था, और यह कोई बेस्वाद भी से इंस्टेंट कॉफ़ी न होकर असली चीज़ थी। कैफ़े में 2 कुशल कॉफ़ी बनाने वाले काम करते थे जो कॉफ़ी के विभिन्न उत्कृष्ट पेय बनाया करते। यह इंटरनेट के फलने फूलने का युग था और कुशल IT पेशेवरों को आकृष्ट करने के लिए नियोक्ता कुछ भी करने को तैयार थे। न्यूज का वातावरण बहुत उत्पादक था, जो मुझ जैसे सॉफ्टवेयर निर्माण में असामान्य रुचि रखने वाले व्यक्ति को विशेष रस आने वाला था। मैं अपने प्रोजेक्ट्स पर उन्हें नतीजे देता गया और उन्होंने मुझे नए नए काम देना जारी रखा। डेविड और मैं अच्छे दोस्त बन गए और हम दोनों ज़्यादा नहीं तो सप्ताह में 1 दिन जरूर मिला करते। वह टाइंक्लोडो में एक ब्लैक बेल्ट था तथा काफ़ी भला और सक्षम व्यक्ति था। वह संबंध बनाने वाला व्यक्ति था, जबकि मैं हमेशा कार्य संपादन तथा नतीजों पर एकाग्र रहा करता। डेविड ने मुझे यह महसूस कराया कि कार्यस्थल पर व्यक्तिगत संबंधों का कार्य प्रदर्शन से ज़्यादा महत्व है। पेशेवर विकास के लिए सिर्फ तकनीकी उत्कृष्टता ही पर्याप्त नहीं होती। जब मैं न्यूज में ही था तो प्योर कॉमर्स के एक पुराने ग्राहक ने मुझसे संपर्क किया। वे अंटीगा और बारबुडा द्वीप से एक बहुत लाभदायक ऑनलाइन कैसीनो संचालित करते थे। वे मुझसे मिलना चाहते थे। अंततः उनके संस्थापक तथा अन्य अधिकारियों के साथ उनके मुख्यालय अंटीगा में एक मीटिंग तय हुई। उनके अध्यक्ष ने, जो एक लंबे, छरहरे और सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति थे, अपना नाम ओटो बताया। उन्होंने $7,500 के पैकेज के साथ मुझे तकनीकी निर्देशक के पद की पेशकश की। यह मुझे उस समय मिल रहे पैकेज में केवल एक बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि एक जोरदार छलांग था। मैं ऑस्ट्रेलिया में कभी भी जितना पाने की उम्मीद कर सकता था, उससे कहीं अधिक। इसके बदले मुझे उनके लिए एक पेमेंट गेटवे बनाना था। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार था, पर मुझे एक नैतिक दुविधा हो रही थी। मैं इस पर निश्चित नहीं हो पा रहा था कि मुझे एक कैसीनो के लिए काम करना चाहिए अथवा नहीं।
तब यह मुद्दा तब सुलझ गया जब मैंने उनके कार्यालय में घूमते समय उनके कस्टमर सेवा टीम के एक सदस्य से मिला। वे एक अमेरिकी ग्राहक के लिए एक ईमेल का जवाब दे रहे थे जो यह विनती कर रहा था कि उसके भुगतान को वापस कर दिया जाए क्योंकि उसने एक भयानक भूल कर दी थी। उस अमेरिकी ग्राहक ने अपने 4 क्रेडिट कार्डों से $60,000 का जुआ खेल लिया था। अपने ईमेल में उसने यह लिखा था कि उसे अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने कस्टमर सेवा के उस व्यक्ति से यह पूछा कि क्या उस व्यक्ति के लिए कुछ किया जा सकता है। चिंता न करें, मैं रोजाना इस तरह के बहुतेरे ईमेल पाता हूँ, उन्होंने उस ग्राहक की दलीलें अस्वीकार करते हुए कहा। मुझे इसके आगे और कुछ सोचने की ज़रूरत न थी। मैंने उन लोगों को बताया कि मुझे सिडनी वापस जाकर चीज़ें समेटनी होगी और मैं 4 सप्ताह के बाद उनके साथ काम शुरू कर दूंगा। किंतु मैं वापस नहीं आना चाहता था। आज तक भी मैं यह नहीं समझ सका कि मैं क्यों उन लोगों से झूठ कहा, मगर वहाँ का वातावरण बहुत विचित्र सा था। वहाँ मेरा दम घुटता महसूस हुआ और मैं जल्द से जल्द निकल जाना चाहता था। लोग अपनी जीवन भर की कमाई तथा घर गंवा रहे थे और मैं इन सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। सिडनी से मैंने उनके सीईओ को फ़ोन किया और उन्हें बता दिया कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे एक कैसीनो के लिए काम करने की अनुमति नहीं दी। इसी बीच न्यूज़ कॉर्प ने मेरे पैकेज में $25,000 की मोटी बढ़ोतरी की। उन्हें लगा कि मैं उन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। एक रात जब हम दोनों डिनर पर बैठे थे, डेविड ने कहा, मुझे लगता है कि तुम एक बड़ी भूमिका के लिए बने हो अमित। न्यूज़ में वे तुम्हारी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो आप ऐसा सोचते हो? मैंने कहा, हाँ, तुम्हें तो किसी संगठन का नेतृत्व करना चाहिए, केवल एक प्रोजेक्ट का नहीं। यह डेविड का खास तरीका था। चाहे कोई सूचना कितनी भी अहम क्यों ना हो, वे उसे हमेशा एक सहज ढंग से पेश किया करते। यह जान पाने का कोई सुराग नहीं होता कि यह एक आकस्मिक ढंग से कही गई बात है अथवा उसने इस पर पहले ही गंभीरता से विचार कर लिया है। तुम्हें ग्रेग से मिलना चाहिए, उन्होंने कहा। यह ग्रेग कौन है? वे बड़े संगठनों के लिए टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट बनाया करते हैं और उन्हें तुम्हारे ही जैसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, उन्होंने केवल इतना ही कहा। 2 दिनों बाद उन्होंने डॉक्टर ग्रेगरी उपिंगटन से मेरा परिचय कराया। ग्रेग उद्यम एकीकरण इंटरप्राइजेज इंटीग्रेशन में पीएचडी और आईटी क्षेत्र के एक महारथी थे। ग्रेग की विनम्रता अलौकिक थी। ग्रेग और मैंने जिस पल एक दूसरे से हाथ मिलाए, हमारी तत्काल ही छन गई और फिर बाद में तो हम दोनों घनिष्ठ मित्र हो गए। बड़े पैमाने पर प्रणालियों के एकीकरण में उनकी विशेषज्ञता थी और वे हाल ही आरंभ होने वाली एक कंपनी इंडस्ट्री वाइड नेटवर्क IWN में मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर काम कर रहे थे। बातों ही बातों उन्होंने यह बताया कि इस कंपनी में वे लोग अभी संघर्ष की ही अवस्था में थे और उन्हें व्यग्रता से एक तेज तर्रार मुख्य टेक्नोलॉजी अधिकारी CTO की ज़रूरत थी। ग्रेग का कहना था कि मैं उस पद को संभाल लूँ। मैंने कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी CEO डेनियल हिंसन से, जिसे डैन कहकर पुकारा जाता, मिला। वे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे और एक ऐसे डाटा समेकन एग्रीगेशन प्रोडक्ट पर काम कर रहे थे जो अपने समय से बहुत आगे था। डैन तथा उनकी टीम से भेंटों की एक श्रृंखला के बाद उनकी कंपनी के बोर्ड ने मुझे केवल 1 गिलास पानी देकर मुझसे 3 घंटों तक सवाल जवाब किए और तब कहीं जाकर वे $2.5 लाख के पैकेज की मेरी अपेक्षा से सहमत हुए। न्यूज़ कॉर्प की एग्जीक्यूटिव टीम मेरा त्याग पत्र देख प्रसन्न नहीं हुई। उन्होंने मुझे और पैसे तथा यह दलील देकर रोकना चाहा कि न्यूज़ में मेरे सामने बहुतेरे विकल्प थे, मगर उनके पास मेरे लिए उस तरह की विशाल चुनौती न थी जैसे IWN का प्रोडक्ट मुझे पेश कर रहा था। उनके इस प्रोडक्ट के अलावा मैं डैन के विजन और उनके उद्यमशील चारित्रिक गुणों से प्रभावित था। मेरे सामने 31 साल का एक युवा CEO था
जो अपनी एक पहचान के साथ खड़ा था और मैं उससे बहुत कुछ सीख सकता था। IWN में अपने पहले 3 दिनों में मैंने उनके सिस्टम्स डॉक्यूमेंटेशन का अध्ययन किया, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर तथा सिस्टम्स डिज़ाइन की परख की, उनकी कोडिंग पर नज़रें दौड़ाई और कमियों को पहचान की। इन सब के बाद मुझे एक निराशाजनक एहसास यह हुआ कि यह प्रोडक्ट उतना जटिल न था जितना उनके द्वारा इसे बताया गया था। इस बात की कोई संभावना न थी कि वह प्रतिदिन मुझे 8 से 10 घंटे तक व्यस्त रख पाता। 1 घंटा प्रतिदिन देने से ही यह काम हो जाता। मैं इतना ऊंचा पैकेज लेने को किसी भी तरह सही नहीं ठहरा पा रहा था। मैंने डैन से अपनी सोच साझा की और कहा, मैं नहीं समझता कि आपको पूरे समय के लिए मेरी ज़रूरत है डैन। मतलब मैं इसमें लगी टीम का नृत्य 1 घंटे के लिए मार्गदर्शन कर यह प्रोडक्ट विकसित करा सकता हूँ। दिन के बाकी 7 घंटों के लिए यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें मेरी बात से विस्मय हुआ और उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। शायद उन्होंने यह सोचा कि मैं त्याग पत्र देने जा रहा हूँ। उस असहज मौन की स्थिति में ही कुछ पल गुजरे। तो आप क्या सुझाव देते हो? उन्होंने अंत में कहा। मैं आपके लिए एक परामर्शी प्रभाग विकसित कर सकता हूँ। मुझे अपने वेतन के लिए पर्याप्त आमदनी लाने दीजिए। उन्होंने समझदारी से सिर हिलाया। हमारी बातचीत के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने विश्व के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल कंपनी वेस्टफील्ड के साथ एक बैठक आयोजित की। यह बिल्कुल सही समय पर हुई बैठक थी। वे करोड़ों डॉलर का ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट संचालित कर रहे थे, पर डिलीवरी तथा समेकन की समस्या उनके आड़े आ रही थी। उन्होंने हमारे साथ इस शर्त पर 7 अंकों का एक अनुबंध किया कि मैं उनके लिए पूर्णकालिक आधार पर उपलब्ध रहा करूँगा। मैं अपनी इन दोनों भूमिकाओं की देखरेख करता रहा, वेस्टफील्ड में प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना और IWN में CTO के रूप में प्रोडक्ट टीम को संभालना। IWN मेरा नियोक्ता बना रहा और मैं उनके लिए अपने वेतन से कई गुना अधिक की आय लाकर प्रसन्न था। यह सन 2000 की बात थी। मैं 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया और मुझे एक ऐसे काम के लिए संघर्ष करना पड़ा जो मुझे कुछ भी दे सके। 2 साल बाद जब मैं 20 वर्षों का था तो मैं एक एग्जीक्यूटिव टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट भूमिका में आ चुका था, जिसमें एक अच्छा से भी बेहतर वेतन पैकेज था। क्या यह केवल मेरे कठिन परिश्रम का फल था? ऐसा सोचना बेवकूफ़ी ही होगा। एक अलौकिक कृपा का तत्व हमेशा ही वहाँ मौजूद था, वरना ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो मुझसे ज़्यादा मेहनती तथा बुद्धिमान थे, पर उन्हें ऐसी सफलता नहीं मिली। इसी वर्ष जुलाई में राजन व मेरी माँ ने मेरे पास आकर मुझसे मिलने का निर्णय लिया। पिछले 2 वर्षों से वे मुझे देख नहीं सके थे। मैं अपनी माँ को इधर उधर घुमाना चाहता था और इसलिए मैंने एक कार खरीदना चाहा। एक सप्ताहांत डेविड और मैं साब शोरूम के पास रुके। हम वहाँ 15 मिनटों तक रुके रहे, जो हमें एक अनंत काल जैसा लगा, पर कोई भी हमसे कुछ पूछने समझने नहीं आया। अंत में हमारे निकट एक युवा व्यक्ति आया। हेलो, सेल्समैन ने कहा। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जब मैंने उनसे टेस्ट ड्राइव कराने के बारे में कहा तो उसने कहा कि अभी तो कोई भी कार उपलब्ध नहीं है। मैं उनके उदासीन रवैये पर चकित रह गया। क्या एक कार बेचने में उनकी कोई रुचि नहीं थी? मैंने सेल्समैन को अपना बिजनेस कार्ड थमाया, फिर उसकी भंगिमा एकदम से बदल गई। उसने खुशी से कहा, मैं देखता हूँ कि क्या टेस्ट ड्राइव के लिए कोई कार उपलब्ध है। मेरी सुनिए, मैंने कहा, आप मेरे कार्यालय में आकर मुझसे मिलिए, साथ में एक डेमो कार तथा खरीद के जरूरी कागजात भी लेते आइए। आपके लिए कौन सा समय सुविधाजनक होगा मिस्टर शर्मा? उन्होंने मेरे बिजनेस कार्ड से अपनी नज़र हटाकर मेरी ओर देखा। 11 बजे सुबह सोमवार, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। सोमवार को जब मैं टेस्ट ड्राइविंग कर रहा था तो सेल्समैन ने मुझे बताया, मैं इस डीलर के यहाँ सबसे कनिष्ठ कर्मी हूँ और उस दिन वरिष्ठ कर्मियों ने आप लोगों से बातें करने मुझे ही इसलिए भेजा था क्योंकि उन्हें लगा कि आप कार खरीदने के प्रति गंभीर नहीं हैं। एवं उस वक्त हल्की बारिश हो रही थी। मैंने महसूस किया कि यह दैवी कृपा के प्रतीक स्वरूप थी, वरना सिर्फ 2 साल पहले जो व्यक्ति बस में चढ़ने से सिर्फ इसलिए हिचक जाता था कि
कि उसका किराया $2 था, वह आज किस तरह एक कन्वर्टिबल कार खरीद रहा है जिसकी कीमत $70,000 थी। दैवी कृपा में मैं वह पैसे अपनी माँ के लिए खर्च करना चाहता था, जिन्हें मैं इतना प्यार करता था जितना कभी किसी से नहीं किया था। हालांकि उन्होंने मेरे लिए जो त्याग किए, मैं उनका बदला 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता था। वे रातें जो उन्होंने दमे में हाँफते अमित की देखभाल करते हुए बिताई और हमेशा मेरा साथ दिया। मेरी साधना या ज्योतिष, शतरंज, किताबों या अन्य वस्तुओं में मेरा साथ देना उनके लिए ज़रूरी नहीं था, पर वे हर जगह मुझे अपने साथ मिली। मैं यह चाहता था कि सिडनी में उनका यह समय यादगार हो सके। मैंने नए फर्नीचर, बिस्तर की चादरें तथा नहाने धोने के सामान खरीदकर अपना फ्लैट सजाया, संवारा। फ्रिज तथा रसोई को कई तरह के खाने पीने के सामान से भर दिया और अंत में मैं अपनी नई कार में उन्हें लेने हवाई अड्डे पहुंचा। जैसे ही मैंने अपनी माँ को देखा, मैंने उनके पैर छुए, उनसे लिपट गया और उनके गाल चूम लिए। फिर मैं राजन भैया से लिपटा। तुम बहुत दुबले हो गए हो, माँ ने कहा। तुम जरूर अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर कड़ी मेहनत करते रहे हो। बस आपने चिंता शुरू कर दी, मैंने झूठी नाराजगी से कहा। अच्छा, अब जब मैं 3 महीनों के लिए यहाँ हूँ तो मैं तुम्हें अच्छी तरह खिलाऊंगी। पहले आप मुझे यह बताओ कि क्या आपको मेरी नई कार पसंद आई? मैंने एक बटन दबाया और कार की छत मुड़कर पीछे सिमट गई। मैंने इसे आपके लिए खरीदा है, भगवान तुम्हें इससे भी ज़्यादा दें, उन्होंने कहा, और तुम हमेशा माँ के बाकी शब्द भावुकता के कारण कंठ में ही अटक गए। मेरे लिए क्या है अमित? राजन हंसते हुए बीच में ही बोल पड़े। मैं समझता हूँ कि यहाँ इस कार का माँ से बेहतर इस्तेमाल मैं ही करूँगा। कार में माँ कुछ चुप सी रही जबकि भैया खूब उत्साहित और बातूनी थे। मैं ऑस्ट्रेलिया की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, स्वच्छ सड़कें, अपनी पढ़ाई, मेरी कंपनी सहित दूसरी हर वैसी चीज़ के विषय में बोलता रहा जो मुझे याद आती गई। मेरी हर बात पर भैया के 10 सवाल होते। उस रात बाद में मैंने माँ से पूछा कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा, तुम यहाँ अपनी सफलता के बारे में मुझे फ़ोन से भी बताते रहते थे, किंतु यह सब अपनी आंखों देखकर मुझे भगवान को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। मैं कितना संतुष्ट महसूस कर रही हूँ। उत्तर में मैंने बस अपना सिर उसके चरणों पर रख दिया। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है माँ। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी माँ को ऑस्ट्रेलिया में बिताया अपना 3 महीने का समय बहुत अच्छा लगा। यह मेरे जीवन के सबसे यादगार समय में एक था, क्योंकि पहली बार मैं अपनी माँ की खातिरदारी कर पा रहा था, और इसलिए भी कि उन्होंने मुझ पर जो प्यार और आशीष लुटाए तथा मेरी जितनी देखभाल की, वह केवल एक माँ ही कर सकती थी। वे रोज़ मुझे भरपेट नाश्ता कराती और रोज़ शाम मैं घर लौटकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया करता। जब मैं सुबह काम करने निकलता तो वे मुझे ताज़ा छीले बादाम की पुड़िया थमा देती ताकि मैं गाड़ी चलाते हुए उन्हें रास्ते में खाता जाऊं। जब मैं घर से निकलता तो वे मुझे विदा देने दहलीज तक आती। ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ कि जब मैं घर से निकलता तो कोई मुझे विदा देता और शाम में मेरे घर लौटने का इंतजार किया करता। पिछले 2 वर्षों में मैं यह लगभग भूल ही चुका था कि मैं एक मशीन नहीं बल्कि मानव प्राणी हूँ। उनकी स्नेहमयी देख रेख ने मुझे एक बार फिर से एहसास दिला दिया कि मैं एक इंसान था। उन दिनों मैं काम के लंबे समय तक लगा रहता। ऐसे भी दिन होते जब मैं सिर्फ सोने के लिए ही घर आ पाता, किंतु माँ ने कभी इसकी शिकायत न की। मैं जिस तरह उन्हें पूरा शहर घुमाना चाहता था, समय की कमी से वैसा कुछ भी न कर सका, पर उन्होंने कभी मुझे इसके लिए दोषी नहीं महसूस कराया। मैं बस तुम्हें खुश देखकर ही खुश हूँ, वे कहा करती। एक दिन जब मैं उनके साथ बैठा ऑस्ट्रेलिया में अपने जीवन के विषय में उनसे बातें कर रहा था तो मैंने कहा, मुझे गलत मत समझना माँ, मुझे यहाँ यह सब पसंद है। इस देश ने मुझे कितना कुछ दिया है, पर तुमसे सच कहूँ तो मेरा दिल यहाँ नहीं लगता। क्यों अमित, क्या बात है? मैंने उन्हें अपने मन की बात बताई कि किस तरह ध्यान में समय नहीं दे पाना मुझे खलता है और किस तरह
समय की कमी के वजह से मैं अपनी साधना नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। मैं शिक्षा की भूमिका समझता हूँ और पैसे के महत्व को भी मैं कम नहीं आंक रहा, पर ये सब निश्चित रूप से मेरे जीवन को पूर्ण नहीं बना सकते हैं। मेरा लक्ष्य तो हमेशा से वही रहा है और आज भी वही है, भगवान। एक दिन मैं इससे अधिक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम्हें जिस किसी चीज़ से खुशी मिले, उन्होंने धीरे से कहा, मैं इतना ही जानती हूँ कि तुम बिना विचारे कभी कुछ नहीं करोगे। मुझे अपने कथन पर उसकी स्वीकृति से आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी मुझे और ज़्यादा पैसे अथवा रुतबे के पीछे भागने के लिए उत्साहित नहीं किया। वे हमेशा से मुझे अपना समर्थन देती रहीं तथा समझती आई थी, मानो वे मेरी आंतरिक अनुभूतियाँ जानती हों। जब हम लोग बातें कर ही रहे थे, तभी राजन भैया उस कमरे में आए और उन्होंने कहा, तुम लोग अपने गंभीर संवादों से मुझे हमेशा ही भयभीत कर देते हो। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया। माँ, अमित चाहे जो भी कहता है, तुम उस पर हाँ कैसे कह देती हो? वे बोले। माँ बस मुस्कुरा कर रह गई। मगर भैया ठीक कह रहे थे। छोटी मोटी चीज़ों पर हमारी कुछ तुच्छ और अस्थायी मतभेद को छोड़कर अपनी माँ से मेरे संबंध में कभी किसी विरोध की नौबत नहीं आई थी। इसकी वजह यह हो सकती थी कि उन्होंने वस्तुतः कभी मेरा विरोध नहीं किया, अथवा वे मुझे पूरी तरह समझती थी, या फिर दोनों ही बातें सही थी। भैया ने मेरे विचार प्रवाह में बाधा देते हुए उन 2 ऑस्ट्रेलियाई व्यक्तियों की नकल करना आरंभ किया जिनसे उस दिन की मुलाकात हुई थी। मैंने इस पर जमकर ठहाके लगाए, इसलिए नहीं कि वे लोग उसी तरह बोलते होंगे, बल्कि इसलिए कि भैया जिस तरह एक एक शब्द बोल रहे थे बहुत मज़ेदार था। इसके पहले कि हम जान पाते, माँ के भारत लौटने की घड़ी आ गई। भैया रुक गए क्योंकि उन्हें एक कंपनी ने प्रायोजित कर दिया था। माँ के लौट जाने के बाद मुझे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त बिता नहीं पाया। वे यहाँ मेरी कार अथवा मेरा फ्लैट या यहाँ की इमारतें और पर्यटन के लिए दिलचस्प देखने नहीं आई थी, वे तो मुझे देखने आई थी। दिसंबर में मैंने अपनी स्नातक डिग्री की पढ़ाई 6 महीने पहले ही पूरी कर ली। 3 वर्षों की यह डिग्री, जो मुझे दी गई छूट की वजह से घटकर 2 वर्षों की रह गई थी, अंततः 18 महीनों में ही पूरी हो गई, क्योंकि मैंने अतिरिक्त विषय गर्मी तथा जाड़े के स्कूलों में पूरे कर लिए। मेरी बुनियादी शिक्षा के पूरी होने और एक स्थिर आमदनी आने से अंततः अब कहीं जाकर मेरा जीवन स्थिर हुआ। जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, वस्तुतः मुझे स्वयं पर, अपने आंतरिक जीवन पर गौर करने का समय नहीं मिल पाया था। मेरी साधना ना तो पहले से तीव्र हुई थी और ना ही बेहतर। अब जबकि मेरी चारों ओर चीज़ें स्थिर हुईं, तो मेरे अंतर की शून्यता, जो कुछ दिनों के लिए मेरी बाह्य चेष्टाओं की वजह से पर्दे के पीछे चली गई थी, फिर से मेरे सामने खड़ी हो गई। संन्यास का मेरा लक्ष्य मेरे लिए स्पष्ट था और मैं अच्छी तरह से यह जानता था कि मुझे किधर जाना है, पर उसका वक्त अभी नहीं आया था। मुझे यह सुनिश्चित करना था कि मैं संसार की भौतिक चुनौतियों से घबराकर आध्यात्मिक मार्ग का चयन नहीं कर रहा। भौतिक सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर फिर उससे विमुख हो जाना कहीं सच्चा संन्यास होता। पहले यदि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर मैं किसका त्याग कर रहा था? मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि आध्यात्मिक मार्ग के लिए मेरा मनोभाव स्पष्ट व पवित्र हो। मैं सोचता कि अगर मुझे आजीवन दूसरों के लिए काम ही करना है, तो एक कर्मचारी के रूप में कितना भी क्यों न कमा लूँ, मुझे सेवानिवृत्त होने तक काम ही करना होगा। और यदि मैं इसी तरह काम करता रहा, तो फिर मुझे आत्म अन्वेषण के लिए कब समय मिलेगा? एक कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार में बैठकर काम पर जाने का आकर्षण अब उतना ज़्यादा नहीं रह गया था जितना वह पहले 2 महीनों में था। मेरे वेतन का चेक, जो पहले मुझे बहुत उत्साहित कर जाता था, अब कागज के एक सामान्य टुकड़े जैसा लगा करता। मेरी दिनचर्या अब मुझे उबाऊ लगती थी और मैंने यह महसूस किया कि मुझे इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मुझे यह लगा कि जो काम मैं IWN के लिए किया करता था, उसे मैं आसानी से अपने लिए भी तो कर सकता हूँ। मैंने यह आकलन किया कि अपना व्यवसाय खड़ा करना अब एक दिलचस्प तथा लाभदायक उद्यम होगा।
जब मैंने IWN के लिए $20 लाख की आय अर्जित कर ली तो खुश होकर उन्होंने मुझे $20,000 का क्रिसमस बोनस दिया। घर लौटकर मैंने राजन भैया को वह चेक दिखाया। वाह, चलो हम लोग इसका जश्न मनाएं, उन्होंने कहा। बिल्कुल, पर पहले मुझे एक ज़रूरी ईमेल भेजना है। मैंने डैन को मेल भेजकर अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, हम लोग आज एक सिनेमा देखने तथा डिनर लेने भी चलें। मैं आज सचमुच जश्न मनाना चाहता हूँ। रेस्तरां में मैं मेन्यू को एकटक देखता रहा और एक दबी हुई हंसी हंसता रहा। क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? देखिए भैया, जीवन भी एक मेन्यू की ही तरह है। हमें विभिन्न विकल्पों के बीच चयन करना पड़ता है। हमें सभी चीज़ें नहीं मिल सकती। यदि हमें मेन्यू में दी गई सारी चीज़ें खरीद सकने की भी सामर्थ्य हो और हम वे सारी चीज़ें खाना भी चाहें, फिर भी हम वैसा नहीं कर सकते। हमें उसी का चयन करना पड़ेगा जो हमें सबसे ज़्यादा आनंद दे, ना कि उसका जो मेन्यू में सबसे ऊपर है। आज मैंने भी एक विकल्प पसंद किया है। तुम्हारी रहस्य बातें मुझे उलझा देती हैं भाई। तुमने क्या किया? कौन सा विकल्प? मुझे सरल शब्दों में समझाओ। मैंने त्यागपत्र दे दिया। क्या मैं आप लोगों के लिए कोई पेय लाऊं? वेटर ने बीच में व्यवधान डाला। कुछ मिनट बाद भैया ने सदमे से मुझे घूरते हुए उसे लौटा दिया। तुमने क्या किया? तुमने कंपनी छोड़ दी? तुम्हें तो बोनस चेक मिला था, ना कि वहाँ से हटने का भुगतान। उनके चेहरे का तनाव देखकर मुझे हंसी आने लगी। वह तो बोनस चेक ही था, पर घर आने के बाद उन्हें अपना त्यागपत्र मेल कर दिया। परंतु क्यों? क्योंकि आज घर लौटते समय मुझे एक अनुभूति हुई। कौन सी अनुभूति? साफ साफ बताओ ना कि तुम क्या करने जा रहे हो। क्यों नहीं हम लोग पहले कुछ ऑर्डर दे दें? नहीं, जब तक तुम मुझे यह नहीं बता देते कि तुमने इस नौकरी को क्यों छोड़ा, तब तक हम लोग कोई ऑर्डर देने नहीं जा रहे हैं। और यह अनुभूति वाली बात क्या है? अच्छा, अब तक मैं मेन्यू के सबसे पहले आइटम का ऑर्डर करता आया था। मेरी यह सोच थी कि मैं उस चीज़ को हासिल करूं जो अब तक मेरे पास नहीं थी, ताकि मैं खुश हो सकूं। जब मैं बेरोजगार था तो मैं एक प्रोग्रामर होना चाहता था। जब मैं एक प्रोग्रामर हो गया तो फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने को लक्ष्य किया। फिर मैं एक तकनीकी नेतृत्वकर्ता, एक तकनीकी प्रबंधक, एक तकनीकी निर्देशक और अंततः एक CTO बन बैठा। मैं समझता हूँ कि इस नीति ने मुझे अब तक लाभ ही पहुँचाया है, मगर यदि आगे मैं इसे ही जारी रखूँ तो बेवकूफ़ ही होऊंगा। क्या मैं प्रसन्न हूँ? क्या मैं यही करना चाहता हूँ? नहीं भैया, नहीं। मैं जो करना चाहता हूँ वह यह नहीं है और मैं यही करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। आज की बोर्ड मीटिंग में एक सदस्य 65 वर्षों की आयु का होकर भी एक पार्किंग टिकट पाने के लिए बेचैन था। जब वह मीटिंग में बैठा था तो वह खांस रहा था और किसी बीमार जैसा दिख रहा था, किंतु फिर भी वह मीटिंग में शामिल होने आया। हम क्यों कमाते और सीखते हैं? वृद्धि क्या है? प्रगति क्या है? क्या अब मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ सज्जनों? एक सलाद, एक ब्रुस्कैटा, एक कोक और नींबू की एक फांक के साथ एक स्पार्कलिंग वाटर, मैंने कहा। मुख्य आहार के लिए 2 शाकाहारी पैने पास्ता, जिनमें से एक के साथ बोक्सोचीनी चीज़ भी लाइए। क्या आप और कुछ चाहते हैं? मैंने भैया से पूछा। उन्होंने इनकार में सिर हिलाया। मैं उस बोर्ड सदस्य की तरह नहीं होना चाहता, मैंने आगे कहा। एक कुत्ता कभी मालिक नहीं हो सकता और मैं अब किसी के द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी नहीं रह सकता। मैं अब खुद अपना मालिक और अपने जहाज का कप्तान होना चाहता हूँ। मगर तुम करोगे क्या? मैं अपना व्यवसाय शुरू करूँगा। पूंजी के बारे में क्या सोचा है? तुम्हें एक ऑफिस और कर्मियों की एक टीम की भी जरूरत होगी। यह सब कैसे संभव हो पाएगा? अभी मेरे पास इन प्रश्नों के उत्तर मौजूद नहीं हैं, मगर मैंने यह फैसला कर लिया है कि मैं और 10 वर्ष ही काम करूँगा और 30 की उम्र में काम से निवृत्त हो जाऊँगा। यह केवल तभी संभव हो पाएगा जब मैं अपना व्यवसाय खड़ा करूँ। लेकिन यदि व्यवसाय नहीं चल सका तब क्या होगा? हम लोगों के पास व्यवसाय की कोई पृष्ठभूमि तो है नहीं। इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक रास्ते पर चलने का निर्णय कर लिया है
और कुछ भी मुझे इससे डिगा नहीं सकता। पर यदि ईश्वर ने तुम्हारे बारे में कोई दूसरी ही योजना बना रखी हो तो तब क्या होगा? मैंने किसी को 30 वर्षों की उम्र में काम से निवृत्त होते हुए नहीं देखा है। मैं हंस पड़ा। यह भगवान का मेन्यू हो सकता है, पर यहाँ मैं ग्राहक हूँ और मैं ही यह फैसला करूँगा कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। किंतु काम से निवृत्ति के बाद तुम क्या करोगे? मैं सिरजनहार से मिलना चाहता हूँ और मैं यह देखना चाहूँगा कि मेरे लिए यह मेन्यू किसने तैयार किया। और इसका मतलब वही है जो मैंने अभी कहा। मैं ईश्वर से मिलना चाहूँगा। कौन ईश्वर? तुम किस विषय में बातें कर रहे हो अमित? मुझे यातना देना बंद करो। मेहरबानी कर इससे साफ कहो। मैं सत्य की अपनी खोज में अपना जीवन लगाना चाहता हूँ। क्या अपना पूरा जीवन? इसमें जितना भी लगे। यदि कल को तुम्हारा विचार बदल जाए तो? यह तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि विचार तो हमेशा बदलते ही रहते हैं। यह तो पशु मात्र की प्रकृति है जो कुछ नहीं बदलेगा। वह मेरा संकल्प है। मैं पूरी गंभीरता से यह घोषणा करता हूँ कि मैं 30 की उम्र में काम से निवृत्ति ले लूँगा। आज से ठीक 10 वर्षों बाद। 30 का होने में ऐसी क्या खास बात है? तब तक मुझे यह पता है कि मैं अपनी ज़रूरत के पैसे कमा चुका रहूँगा और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा। इसके अलावा यदि मैं 10 वर्षों में भी अपना व्यवसाय खड़ा नहीं कर पाया तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं व्यवसाय के योग्य नहीं हूँ। किसी भी चीज़ में सफलता हासिल करने के लिए 10 वर्ष बहुत होते हैं। राजन स्तब्ध बैठे रहे। मैंने उनसे खाने का आग्रह किया और यह कहकर सांत्वना देने की कोशिश की कि अभी 10 वर्षों का वक्त बाकी है और फिर मैं बराबर आपकी मदद के लिए मौजूद रहूँगा। भोजन परोसा जा चुका था और कई वर्षों की अवधि में पहली बार मैंने कोई हड़बड़ी महसूस नहीं की। मुलायम मगर कुरकुरे ब्रेड, अपने पास्ता में पड़े ताजे मोजोरेला की रस भरी गोलियां, ताज़ा हरी सब्जियों का स्वाद, काली मिर्च की सनसनाहट तथा डिल की अनोखी महक। मैंने उन्हें भरपूर लुत्फ लेते हुए खाया। वे एक के बाद एक बारी बारी से आए और मेरी जीभ पर एक संग होकर उन्होंने आह्लाद और अनुभूति का एक अनोखा समा बांध दिया। मैंने जिसके कतरे कतरे का मजा लिया। मैं अपना भोजन केवल खा नहीं रहा था, निश्चित रूप से मैं उससे निगलता नहीं जा रहा था, मैं उसकी अनुभूति बटोर रहा था। मैंने एक एक घूंट कर स्पार्कलिंग वाटर का मजा लिया। इसमें उठते बुलबुलों ने मुझे मानवीय मस्तिष्क में होती विचारों की आपाधापी की याद दिलाई। जब तक जल स्तर शांत न हो जाए बुलबुले तो उठते ही रहते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं था कि मैं अपना पेय जल्दबाजी में पी लूँ। महत्वाकांक्षाओं तथा इच्छाओं के बुलबुले स्थितियों, परिस्थितियों, विचारों एवं भावनाओं के बुलबुले उठते ही रहेंगे, मगर मेरे पास इच्छित गति से अपने पेय का घूंट घूंट आनंद उठाने का विकल्प मौजूद था। वे बुलबुले अच्छे थे, वे जरूरी भी थे। उनसे विमुख होने की बजाय उनका आनंद लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ही शांत जल स्तर में एक अनोखी चमक पैदा कर दी थी।